Hello and welcome to Physics by Munish Sharma. My name is Munish Sharma. I am lecturer in Physics, Department of Higher Education, Government of HP. In today's lecture, our topics are mass energy equation, mass defect, then we will deal with nuclear binding energy. Afterward, we will study nuclear binding energy per nucleon. Then we will discuss nuclear binding energy per nucleon curve and our final topic will be nuclear forces. तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर. तो आज का हमारा पहला टॉपिक है मास एनर्जी। अब पहले फिजिक्स में ये माना जाता था कि मास एंड एनर्जी आर सेपरेटली कंजर्व्ड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेपरेट करके पढ़े जाते थे। पर आइंस्टाइन की, हमारे साइंटिस्ट फिजिक्स, फेमस फिजिक्स आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद उन्होंने बिल्कुल ये परसेप्शन चेंज कर दिया। अकॉर्डिंग टू हिम कि ये जो मास एंड एनर्जी जो है एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, कि ये एक जैसे मास इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड मास जो है वो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसके लिए उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से एक इक्वेशन निकल के आता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। वो इक्वेशन है E इज इक्वल टू mc²। इसको आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्वेशन भी कहा जाता है। E यहां पे एनर्जी है, दिस E इज एनर्जी, m यहां पे मास है और ये जो C है इट इज रिप्रेजेंटिंग स्पीड ऑफ लाइट। तो दिस इज, इस वैल्यू इज, as we know in vacuum its value is 3 into 10 raised to power 8 meter per second। अब ये इक्वेशन हमें ये बता रहा है कि एनर्जी एंड मास आर इंटरकन्वर्टिबल। और ये हमारी न्यूक्लियर फिजिक्स में, जो कि अब हम भी न्यूक्लियर फिजिक्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं इसकी मदद से ही एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। और इस लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी न्यूक्लियर रिएक्शंस में मिल जाता है, जो कि अब हमारे आने वाले सेक्शन में ये लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो अगेन मैं कंक्लूड कर देता हूं। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल, और ये जो कन्वर्जन के लिए जो उन्होंने एक इक्वेशन बनाई है जो कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का प्रोडक्ट है, वो है E इज इक्वल टू mc²। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको लग रहा होगा थ्योरी तो रिलेटिविटी पढ़ा नहीं है बेटा, वो इसलिए नहीं पढ़ा है कि वो आपके +2 के सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये फिजिक्स का आप हायर लेवल में इसको स्टडी करेंगे, डिटेल में पूरा थ्योरी का कैलकुलेशन आएगा वहां पे। अभी उसका ये एक एप्लीकेशन है या उसका एक रिजल्ट है, E इज इक्वल टू mc², दैट इज मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल। अब एक इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहां पे इस क्वेश्चन में वी हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, यानी 1 ग्राम किसी सब्सटेंस का मास है तो उससे कितना इक्विवेलेंट एनर्जी जुड़ा हुआ है। तो उसके लिए ये हमें कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करेगा, इसलिए हम यहाँ पे इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन जो है उसमें सबसे पहले हम मेंशन कर देते हैं तो व्हाट वी हैव गॉट इन दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे पास जो मास दिया है यही है, ये है 1 ग्राम। अब इसको हमने ऐसा ही सिस्टम के यूनिट में डील करेंगे, तो इसके लिए हमें कन्वर्ट कर देता हूं इसको किलोग्राम में। किलोग्राम का मतलब कैसे कर करेंगे ना, या तो आप इसको सिंपली समझ लें 1 डिवाइड बाय 1000 या 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू पावर -3, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, इट हेल्प्स अस इन कैलकुलेशन। तो ये 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 रेज़्ड टू पावर -3 किलोग्राम।
अब यहां पे अगर बात करें सी का, तो वैल्यू ऑफ सी विच इज स्पीड ऑफ लाइट एंड इट्स वैल्यू इज एज वी नो, तो बहुत बार पढ़ा है हमने ये, इन ऐसे सिस्टम इट इज 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। अब वी नो दैट हमें ये एनर्जी इक्विवेलेंस का फार्मूला पता है, E is equal to mc square. तो using this relation, as we have got m is 10⁻³ and c is 3 into 10⁸8, it is square, it is equal to, अगर हम इसको कैलकुलेट करें ना तो ये वैल्यू आएगा बेटा 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ गया 9 and into 10⁻³ is already there and there is 10 into 10⁸8 into 10⁸8, तो इसका पावर प्लस हो जाएगा तो इट विल बिकम 10⁻16 and it is equal to, value is equal to 9 into 10⁻13 joule. तो बेटा दिस इज द फार्मूला फॉर दिस वन। अगर 1 ग्राम मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो इट इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, 9 into 10⁻³ जूल, बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी है। तो दिस इज द अमाउंट एनर्जी लिंक्ड विद द मास, सो और आवर सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अब हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो अगर इसको सिंपल शब्दों में बोलें तो जो न्यूक्लियर को बाइंड करके रखती है एनर्जी, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसको न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। अभी डिटेल में समझते हैं इसको। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आता है। अगर हम मान लेते हैं कि आपने किसी पैकेट में कोई चीज डाला, सपोज आपने आलू डाले हैं, तो उसमें अगर 10 पीस आलू हैं, तो अगर उनको हर एक पीस को वेट करें, उसका मास कैलकुलेट करें और उन सभी मासेस को प्लस कर दें, तो वो टोटल जो पैकेट का मास है उसके बराबर होना चाहिए। बहुत सीधी सी बात है, बहुत सीधा सा कैलकुलेशन है। पर न्यूक्लियस के केस में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि न्यूक्लियस जिन पार्टिकल से मिलके बना है उनका टोटल मास ज्यादा है। जितने न्यूक्लियस में पार्टिकल होते हैं उनका टोटल मास अगर करें, टोटल मास निकालें, वो ज्यादा है, और न्यूक्लियस का अपना मास उससे कम है। हाउ इट इज पॉसिबल? ऐसा कैसे हो सकता है? अब इस फैक्ट को भी एक्सप्लेन करेंगे हम। अब क्योंकि मैंने अभी कहा, तो उससे पहले हम समझ लेते हैं इस फैक्ट को। जैसे अभी जो न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस जिन पार्टिकल से मिलके बना है, जो बेसिक पार्टिकल्स हैं, एक तो होते हैं प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, और दूसरे होते हैं न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूट्रल होते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने प्रोटॉन्स हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, उन सभी के मास को प्लस कर दें, टोटल मास, वो मास जो है, ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का जो मास है, इसको प्लस कर दें, तो ये मास ज्यादा है न्यूक्लियस के मास से। अगर दोनों के मास को कंपेयर करें न्यूक्लियस के मास से, तो ये जो प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन का जो मास है वो न्यूक्लियस के मास से ज्यादा है। अब ये जो गैप आता है, मतलब जो एक्सपेक्टेड मास है, जो इन कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल के मास से और न्यूक्लियस का मास ज्यादा है, उसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। दैट फैक्ट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। तो अब देख लेते हैं, उसको डिफाइन कर देते हैं, व्हाट इज मास डिफेक्ट। नाउ इफ वी हैव टू डिफाइन दिस मास डिफेक्ट, तो अब इसको कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया। अब इसको अगर लिखना हो कि हाउ कि क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज मास डिफेक्ट, तो उसको कैसे लिखा जाए? तो जो डिफरेंस इन द मास ऑफ न्यूक्लियस एंड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। जैसा अभी बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट का मास है वो ज्यादा होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट है ना उसका मास ज्यादा है, एक अमेजिंग फैक्ट है, और जो न्यूक्लियस का एक्चुअल मास है वो कम है। तो ये जो डिफरेंस है इसको मास डिफेक्ट कहा जाता है। अब इसको फॉर्मूला भी है इसका, कि हम ऐसा करेंगे कि इंडिविजुअल मासेस जो है न्यूक्लियॉन्स के ना, उनको प्लस कर लेते हैं। तो जैसे अब मास डेल लिखना है इसको, सपोज इसको हम डेल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
तो यहां पे लिख देते हैं मास डिफेक्ट इज गिवन बाय तो इसका फॉर्मूला अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको डेल एम से, सो दिस डेल एम इज इक्वल टू, बच्चों जनरली न्यूक्लियस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैं इसको जरा बता देता हूं। इट इज रिटन एज इन दिस मैनर, यहां पे Z, बेटा Z जो है वो एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है, इट इज एटॉमिक नंबर, और A जो है इट इज मास नंबर। अब यहां पे एटॉमिक नंबर जो है ये हमें दे रहा है, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फॉर एटम, पर क्योंकि यहां पे हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं ना, तो ये जो Z है वो प्रोटॉन का नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, और A जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूक्लियस के टोटल मास को। अब जैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो लिख देता हूं, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, तो किसी भी न्यूक्लियस के लिए मास नंबर जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है, और एटॉमिक नंबर जो है प्रोटॉन, अगर एटम के स्केल की भी बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, क्योंकि किसी भी एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, तभी एटम एज अ होल न्यूट्रल होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि कोई, अगर आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने तो आप कैसे बताएंगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप ऐसे कर सकते हैं ना, A माइनस Z, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो वो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहां पे एक और बात बता दूं मैं कि हम मास जो है प्रोटॉन का MP से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे। व्हाट इज MP? MP रिप्रेजेंट मास ऑफ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का मास, और Mn ये रिप्रेजेंट करेगा मास ऑफ न्यूट्रॉन, वन न्यूट्रॉन, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज Mn, और कैपिटल M, सपोज ये जो कैपिटल M ये है मास ऑफ न्यूक्लियस, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस, that is mass of nucleus। तो दिस इज मास ऑफ न्यूक्लियस। तो ये तो हो गया हमारे पास टर्म्स। अब इस टर्म्स का यूज करके हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं मास डिफेक्ट को। तो ये अब ये जो डेल एम है ना, तो डेल एम जो है जैसा मैंने बोला मास डिफेक्ट जो है वो है मतलब न्यूक्लियॉन्स का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मास माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का नंबर कितना है Z, एक प्रोटॉन का मास कितना है MP, तो प्रोटॉन्स का मास कितना आ गया Z इंटू MP, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं जैसे अभी अभी हमने रिप्रेजेंट किया ना, इट इज A माइनस Z, और एक न्यूट्रॉन का मास होता है Mn, तो ये बन गया बेटा टोटल मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वो हो गया ना जिनसे मिलके न्यूक्लियस बन रहा है, और एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस जो है अगर उसमें से माइनस कर दें M, तो ये आ गया हमारे पास मास डिफेक्ट। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये बेटा इतना इंपॉर्टेंट है, आप इसका इंपॉर्टेंस इतने बात से दिखा सकते हैं कि अप टू मास्टर डिग्री लेवल फिजिक्स के ये टॉपिक पढ़ा जाएगा आपका, मास डिफेक्ट क्या है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इसको हम न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, जैसे हमारे मेन टॉपिक का नाम है ना मास डिफेक्ट, तो क्लियर हो गया। अब साथ में बात कर देते हैं कि ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या है। तो बेटा ये जो मास में डिफरेंस आ रहा है बेसिकली होता ये है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन इकट्ठे कैसे रह सकते हैं बहुत ही छोटे से स्पेस में, वो तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और
रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करने वाला पार्टिकल है नहीं कोई भी। तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस है बेटा, ये न्यूक्लियॉन्स को इकट्ठा करने वाली एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब जो डेल एम है वो कमी जो आ गई मास में, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जब इकट्ठे मिले, उनसे मिलकर न्यूक्लियस बना, तो मास कम हो गया। वो बेसिकली एनर्जी जो है कम हुई है, तभी वो न्यूक्लियॉन इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि कोई भी बॉडी जो है वो लेस एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है। अब एनर्जी कम होगी तभी न्यूक्लियॉन्स इकट्ठे होंगे, यानी न्यूक्लियस बनेगा। तो ये जो डिफरेंस है मास का, इसके जो इक्विवेलेंट एनर्जी है, जैसे कि आइंस्टाइन ने बताया, आइंस्टाइन की इक्वेशन से, एनर्जी मास इक्वेशन से पता लगता है। तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, इट इज एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट। एक तो ये हो गया, और एक ये भी बोल सकते हैं कि एनर्जी विच बाइंड्स न्यूक्लियन टुगेदर। न्यूक्लियंस होता है बेटा न्यूक्लियस के पार्टिकल्स। तो न्यूक्लियस दो पार्टिकल्स, अभी जो बेसिक बात कर रहे हैं, अभी दो पार्टिकल्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियंस को या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो एनर्जी इकट्ठा रखती है, हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। और बेसिकली ये मास डिफेक्ट के इक्वल जो एनर्जी इक्विवेलेंट होगी उसको रिप्रेजेंट करता है। तो बेटा देखिए आप उसका इक्वेशन का इंपॉर्टेंस, ये बहुत कि न्यूक्लियस इकट्ठे कैसे होते हैं, तो इसको ये एक्सप्लेन करता है ये फैक्ट, और ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड फैक्ट है। तो अब लिख लेते हैं कि व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी। तो अब इसको डिफाइन करना हो तो जैसे मैंने अभी बोला, दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो एक तो तरीका ये हो गया, द एनर्जी विच बाइंड्स न्यूक्लियन टुगेदर इज कॉल्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। यानी जो न्यूक्लियॉन्स को बंद के रखती है, इकट्ठा करके रखती है एनर्जी, उसको बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। बाकी इसका कैलकुलेशन से बन जाता है इसका। सपोज अगर हम ईबी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस एनर्जी को, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को, तो दिस एनर्जी इज गिवन बाय ईबी दिस ईबी। मैं इसको ईबी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पे। अभी हमने पढ़ा ना, हम मास के डिफरेंस को बोलते हैं, मास डिफेक्ट को डेल एम से लिखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फार्मूला, तो ये इक्वलेंट, उसका मास इक्वलेंट जो एनर्जी इक्वलेंट जो है मास डिफेक्ट, दैट इज डेल एम सी स्क्वायर। तो ये है बेटा ईबी बाइंडिंग एनर्जी, द एनर्जी इक्वलेंट टू मास डिफेक्ट और द एनर्जी विच बाइंड्स न्यूक्लियॉन्स टुगेदर। तो ये है बाइंडिंग एनर्जी। पर एक बहुत इंटरेस्टिंग इसमें फैक्ट ये आता है। अच्छा अब ये बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में भी, और कि जैसे न्यूक्लियॉन्स को आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इकट्ठा करके रखा, इकट्ठा होते हैं जब, और उनका मास थोड़ा सा चेंज हो जाता है, कम हो जाता है जब इकट्ठे होते हैं तो टोटल मास से। तो अब ये एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी है। अब देखने में तो ये लगता है ना, जिसका न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, पर इसमें एक और फैक्टर एक और काम करता है। अब जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ते जाते हैं ना, प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे, तो उनमें आपस में रिपल्शन भी बढ़ता जाएगा। तो ये न्यूक्लियस जो है उसकी स्टेबिलिटी हम सिर्फ इस फैक्टर से नहीं डिसाइड कर सकते कि बाइंडिंग एनर्जी कितना है। उसके लिए हमें एक और टर्म पढ़ना पड़ता है, उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो अभी पढ़ लेते हैं उसको, तब उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। जैसे मैंने बेटा अभी बताया, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत आसानी से समझ सकते हैं आप। और ये टॉपिक जो है ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़े जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़े जाएंगे बेटा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो जैसा मैंने पहले बताया आपको कि बाइंडिंग एनर्जी अपने आप में न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन नहीं देता। बाइंडिंग एनर्जी और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम, बाइंडिंग एनर्जी को नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से डिवाइड कर देते हैं। वो वैल्यू हमें, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू होती है वो, उससे हमें किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। उससे हम बता सकते हैं कि न्यूक्लियस स्टेबल है या नहीं है। तो डिफाइन भी इसको ऐसे ही कर सकते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियन और द
mass number. So we can define binding energy per nucleon as average energy required to release one nucleon from nucleus is called binding energy per nucleon. तो न्यूक्लियन बेटा, न्यूक्लियन का मतलब बता दूं आपको मैं, न्यूक्लियन मतलब जो न्यूक्लियस में पाए जाने वाला पार्टिकल, तो उसको न्यूक्लियंस कहते हैं, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये है हमारे पास डेफिनेशन, और मैथमेटिकली इसको ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जिसको हम इस सिंबल से लिख देते हैं, इट इज EBN, इट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो जैसा भी डेफिनेशन में बोल रहे हैं हम बाइंडिंग एनर्जी, तो इट इज रेशियो ऑफ बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियंस होता है बेटा, मास नंबर है ना, अभी हम पढ़ चुके हैं मास नंबर। तो मास नंबर जिसको कि किस सिंबल से डिनोट करते हैं बच्चों, ए। इसमें ये कंफ्यूजन मत रखना, एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है और मास नंबर को A से। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी जो है वो पैकिंग बाइंडिंग एनर्जी का जो अमाउंट है वो मास डिफेक्ट के साथ जितनी एनर्जी जुड़ी हुई है उससे बताते हैं। तो सपोज हम AMU में बता रहे हैं, एटॉमिक मास यूनिट में, तो ये हमारे पास जो डेल एम है इट इज इन AMU। तो एक AMU के साथ, 1 AMU मास के साथ जो एनर्जी जुड़ी होती है ना, उसका वैल्यू होता है 931 MeV। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि डेल एम इंटू 900 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 931 और डिवाइडेड बाय मास नंबर ए। तो यहां पे हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इस प्रकार हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटा ये फिगर हमेशा याद रखना है, 931। अब हम बात करेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के कर्व की। न्यूक्लियस स्टेबिलिटी को समझने के लिए हम एक ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे, कर्व के बारे में स्टडी करेंगे, और ये कर्व है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व विद द मास नंबर। ये हमें न्यूक्लियस डिफरेंट एलिमेंट्स के न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। तो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आइए इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हम स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी इन द ग्राफ, ये जो एलिमेंट्स हैं जिनका मास नंबर 3 से कम है, उन एलिमेंट्स के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो काफी कम है। तो ये क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन काफी कम है, तो ये अनस्टेबल है न्यूक्लियस, ये इनका स्टेबिलिटी कम होता है। तो ये है इसका फर्स्ट फीचर। द नेक्स्ट फीचर इज, एज वी कैन सी इन द कर्व, यहां पे जो एलिमेंट्स जिनका मास नंबर 3 से ज्यादा है और 20 से कम है, ऐसे न्यूक्लियाई जो है, इनमें कुछ न्यूक्लियाई ऐसे हैं जो कि अपने नेबरहुड के न्यूक्लियाई से ज्यादा स्टेबल हैं, एज वी कैन सी इन द डायग्राम। तो यहां पे जैसे आपको ये दिख रहा है बेटा डायग्राम में, तो इनका कुछ एग्जांपल भी है, ये जैसे हीलियम, आप ये देख रहे हैं हीलियम जो न्यूक्लियाई है वो अपने साथ के न्यूक्लियस से उसमें कर्व में एक पीक आया हुआ, तो इट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू इट्स नेबरहुड। इन द सेम मैनर कार्बन, you can as you can see in the diagram, this is helium is more stable. In the same manner carbon is more stable as compared to its neighborhood, क्योंकि यहाँ पे पीक दिख रहा है ना, ये इसको बात को रिप्रेजेंट कर, क्योंकि ये इसका मतलब यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गया अचानक से नेबरहुड के कंपैरेटिवली, फिर कम हो गया बाद में अगले न्यूक्लियाई के लिए। इन द सेम मैनर ऑक्सीजन, तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि जिनका मास नंबर लाई करता है बिटवीन 3 and 20, दे आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू देयर नेबरहुड न्यूक्लियाई। नाउ नेक्स्ट फीचर इज फॉर मास नंबर मोर देन 30 and less than 62, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये इंक्रीज करता है ग्रेजुअली और मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेता है। दैट मैक्सिमम वैल्यू इज 8.75 MeV अप्रोक्सीमेटली, और ये होता है बेटा जिसका ऐसे एलिमेंट के लिए जिसका है मास नंबर 56, दैट इज Fe।
और ये Fe और निकल वगैरह जो ये एलिमेंट्स हैं, दैट इज आयरन निकल आर स्टेबल, ये स्टेबल है। तो ये इसका थर्ड फीचर हो गया। सो लास्ट फीचर विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज, अब यहां पे बेटा जैसे हमने बोला कि बिटवीन 30 एंड 62 इट इज स्टेबल और इट बिकम मैक्सिमम, और उसके बाद ये स्टेबल रहता है इस रेंज में थोड़ा। अब उसके बाद आफ्टर 62 मास नंबर ये ग्रेजुअली डिक्रीज करना शुरू कर देता है, स्टार्ट डिक्रीजिंग। और ये कम होते होते अगर हम यूरेन जैसे एज टू 238 की बात करें, यूरेनियम 238 की बात करें, तो उसके लिए इसका वैल्यू पहुंच जाता है 7.6 MeV। तो यहां पे जैसे कर्व में भी आप देख सकते हैं, दिस इज यूरेनियम 238, एंड यहां पे इसका जो वैल्यू है ये पहुंच गया है अप्रोक्सीमेटली 7.6। तो ये कर्व का मैं एक बार फिर से आपको इसका पूरा रिकेप्चुलेशन कर देता हूं। फॉर स्मॉलर न्यूक्लियाई, जैसे ये है न्यूक्लियाई, स्मॉलर न्यूक्लियाई, ये जो न्यूक्लियाई है ये कंपैरेटिवली अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है उसका वैल्यू कम रहता है। उसके बाद कुछ ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिनका अपने नेबरहुड से ज्यादा होता है, जैसे ये गर्भ में कुछ पीक्स दिख रही हैं, वो ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि इन एलिमेंट्स का जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है अपने नेबरहुड से ज्यादा है। उसके बाद आपको ये कर्व जो है ये कुछ स्टेबल होता दिखेगा और अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले लेगा यहाँ पे फॉर ए इज इक्वल टू 56। तो ये सबसे स्टेबल एलिमेंट्स में से एक है यहाँ पे। अब उसके बाद आफ्टर 62 ये थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। तो ये कम होते होते जैसे अगर यूरेनियम की जैसे हम बात कर रहे हैं तो वो 7.6 कर MeV तक पहुंच जाता है। तो जैसा हमें पता है कि ये न्यूक्लियाई इतने स्टेबल नहीं होते, ये होते हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, जो कि जिसके बारे में हम अभी अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो अब कुछ कंक्लूजन, इसकी जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसको कंक्लूड कर लेते हैं। आइए अब इनके कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई हैव लार्ज वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसलिए उनका स्टेबिलिटी ज़्यादा है, सो दे आर मोर स्टेबल। इसका मतलब ये है कि जो न्यूक्लियाई साइज ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है, उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वो न्यूक्लियाई का स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हैज स्मॉल वैल्यू फॉर बोथ लाइट एंड हैवी न्यूक्लियाई, सो दे आर अनस्टेबल। जो लाइट न्यूक्लियाई है ना, फॉर एग्जांपल जैसे नंबर जिनका मास नंबर 3 से कम है, या हैवी न्यूक्लियाई हैं जिनका मास नंबर बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे दोनों न्यूक्लियाई, दोनों किस्म के न्यूक्लियाई का जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो कम होता है, और इसीलिए वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, उनका स्टेबिलिटी कम होता है। और हैवी न्यूक्लियाई तो स्पेशली उनका जो अनस्टेबिलिटी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होने की वजह से ये रेडियो एक्टिव होते हैं, ये कुछ पार्टिकल्स या रेडिएशन रिलीज करते हैं जिसको कि रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है, इसके बारे में भी बाद में पढ़ेंगे। Now, when heavy nucleus split into lighter nucleus, then binding energy per nucleon of these lighter nucleus is more than that heavy nucleus. So, अब हुआ क्या, नए जो मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि उनका एनर्जी कम है, तो इसलिए दिस प्रोसेस ये तभी होता है ना जब रिलीज ऑफ एनर्जी होता है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है फिजन प्रोसेस। वैसे बहुत डिटेल में आप इनमें पढ़ने वाले हैं, बाकी ये आने वाले टॉपिक्स में ये पढ़ेंगे हम इसको। सो ऑन अदर हैंड देयर आर सम प्रोसेसेस जहाँ पे क्या होता है कि दो लाइटर न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन करते हैं और एक हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं, और यहाँ पे क्या होता है कि जो नया न्यूक्लियाई होता है ना उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो ज़्यादा होती है। अब इस प्रोसेस में भी क्या होगा, एनर्जी इज रिलीज्ड, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फ्यूजन। तो यहाँ पे हम दो प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं, एक फिजन और एक फ्यूजन। फिजन प्रोसेस में न्यूक्लियस स्प्लिट करता है और उस प्रोसेस में भी एनर्जी रिलीज होती है, उसको बोला जाता है न्यूक्लियर फिजन। और दूसरा प्रोसेस जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन करते हैं, उसमें भी एक हैवी न्यूक्लियाई बनता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। वैसे इनके बारे में बहुत डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे आने वाले टॉपिक्स में।
स्टूडेंट्स, अब हमारा अगला टॉपिक है न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस से मतलब हमारा उन फोर्सेस है जो कि न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर इकट्ठा रखते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं, जो पार्टिकल न्यूक्लियस जिनसे मिलके न्यूक्लियस बनता है उनको न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो ये कौन सा ऐसी फोर्सेस हैं जो कि न्यूक्लियॉन्स को इकट्ठा रख पाती हैं? क्योंकि वहां पे जैसे अगर कोई ऐसे पार्टिकल हैं, प्रोटॉन है, क्योंकि उनके ऊपर सेम चार्ज है, वो रिपेल कर रहे हैं न्यूक्लियस में। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज है नहीं। तो आइए अब डिटेल में इस न्यूक्लियर फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं। द फोर्स विच कीप्स न्यूक्लियॉन्स टुगेदर इनसाइड न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। अब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि कौन सी फोर्स न्यूक्लियॉन्स को इकट्ठा रखती है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि वहां पे जो पार्टिकल हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या वो न्यूट्रल है। जैसे प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल है, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। सो जापानीज फिजिस्ट युकावा ने ये थ्योरी प्रपोज किया था, और बेसिकली ये पाई मिजॉन पार्टिकल जो होते हैं, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, उनकी एक्सचेंज के ऊपर ये थ्योरी प्रपोज की गई है। अब ये जो न्यूक्लियर फोर्स है वो, एक बात तो हो गई, क्योंकि ये कूलम्स फोर्स ऑफ रिपल्शन से ज्यादा स्ट्रांग है। तो अब इसकी क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, अब उसको स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये जो प्रॉपर्टीज हैं हमें इस न्यूक्लियर फोर्स को समझने में मदद करते हैं। तो वैसे जैसे अभी मैंने बोला, ये युकावा, फिजिस्ट युकावा जो कि जापानीज थे, उन्होंने इसके बारे में प्रपोज किया था। और दूसरी बात ये कि ये एक्सचेंज फोर्स है, मतलब इसमें ऐसा बोला गया था उनके द्वारा कि ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनके अलावा भी वहाँ पे स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं, और वो पार्टिकल जो हैं वो एक्सचेंज होते रहते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में। और यही जो फोर्स है ये न्यूक्लियॉन्स को इकट्ठा रखती है। तो इसकी प्रॉपर्टी समझ के हम इसके बारे में बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस न्यूक्लियर फोर्स इज इट इज स्ट्रॉन्ग फोर्स, एंड इट इज इवन स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्योंकि अब कूलम्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रिपल्शन से ज़्यादा है, तभी ये उसको ओवरकम कर पाता है। न्यूक्लियॉन्स जो है उस फोर्स को ओवरकम करके तभी वो इकट्ठा इनसाइड न्यूक्लियस रह पाते हैं। तो ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट पॉइंट। सो अगली प्रॉपर्टी ये है इसका कि न्यूक्लियर फोर्स वैसे तो मेनली अट्रैक्टिव फोर्स है, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, जैसे कि उसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 0.8 फर्मी। 0.8 फर्मी डिस्टेंस से ऊपर है अगर न्यूक्लियॉन के बीच में गैप, तो ये फोर्स है अट्रैक्टिव। पर अगर 0.8 फर्मी से भी कम डिस्टेंस हो जाए तो ये फोर्स रिपल्सिव बन जाती है। तो ये इसका अनदर प्रॉपर्टी। आइए अब इसका अगली प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये फोर्स जो है चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, इसीलिए इसको बोल रहे हैं इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट। और चार्ज पे डिपेंड नहीं करती ना, इसीलिए दो प्रोटॉन के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स होती है, अदरवाइज तो उनके बीच में सेम चार्ज है, वो तो रिपेल करेंगे। पर क्योंकि ये चार्ज इंडिपेंडेंट है तो दो प्रोटॉन के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स होती है। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी होती है, क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं है। और इसके साथ अगर हम बात करें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स लगती है। तो ये फोर्स जो है, दिस फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज। न्यूक्लियर फोर्स जो है शॉर्ट रेंज फोर्स है। ये दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में तभी एग्जिस्ट करती है अगर उनका जो डिस्टेंस है कंपेरेबल टू द साइज ऑफ न्यूक्लियस है। तो लार्ज डिस्टेंस, जहां पे साइज ऑफ न्यूक्लियस से ज्यादा का डिस्टेंस है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, ये जो फोर्स है ये एक्सचेंज फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स इज एक्सचेंज फोर्स, एंड इट इज ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ पाई मेसोन्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। तो ये हम अभी यही पढ़ रहे थे कि बेसिक पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं वो होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसके अलावा और भी पार्टिकल्स होते हैं जिनके बारे में अब धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं हम। तो ये न्यूक्लियर फोर्स में पाई मिजोन्स पार्टिकल का यहाँ पे बात की गई है कि पाई मिजोन्स पार्टिकल एक्सचेंज किए जाते हैं बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। और ये जो पार्टिकल का आपस में एक्सचेंज है, ये इन पार्टिकल्स को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का काम करता है। सो
और ये ही उस फोर्स को के लिए रीजन है। तो इसीलिए इस फोर्स को, क्योंकि ये पार्टिकल एक्सचेंज हो रहे हैं, तो इस फोर्स को एक्सचेंज फोर्स भी कहा जाता है। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया है। फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट लेने का पूरा कोशिश करूँगा। एंड अगर आपको ये वीडियो लेक्चर आप चाहते हैं कि आपको इसी प्रकार मिलते रहें फिजिक्स के, तो डू सब्सक्राइब माई चैनल फिजिक्स बाय मुनीश शर्मा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।